उस रात की खामोशी आज भी देवपुर के लोगों की रूह कंपा देती है। देवपुर एक ऐसा गांव जहां की गलियों में सन्नाटा भी अपनी एक कहानी सुनाता है। यहाँ की हवाओं में एक भारीपन है, जैसे हर पत्थर और हर दीवार किसी पुरानी घटना को दबाए बैठी हो। जब रात गहराती है तो गांव की गलियां और भी संकरी और ठंडी महसूस होने लगती हैं। यहाँ के लोग रात के बाद घर से बाहर कदम रखने से कतराते हैं। सन्नाटा इतना गहरा है कि दूर कहीं गिरते हुए सूखे पत्ते की आवाज भी किसी धमाके जैसी सुनाई देती है। पुरानी इमारतों की दरारों से आती हवा की सरसराहट जैसे कोई फुसफुसाकर चेतावनी दे रही हो। यहाँ का हर कोना एक अनकही दास्तान का गवाह है, जिसे कोई भी दोहराना नहीं चाहता। गांव की सीमा पर खड़ी वो पुरानी हवेली जो बरसों से वीरान पड़ी है, इस सन्नाटे का केंद्र है। लोग कहते हैं कि यहाँ की खामोशी साधारण नहीं है, यह किसी के आने की आहट है। चांद की रोशनी जब गांव की कच्ची सड़कों पर पड़ती है तो परछाइयां लंबी और डरावनी हो जाती हैं। देवपुर के लोग जानते हैं कि यहाँ का सन्नाटा ही सबसे बड़ा शोर है, जो आने वाले खतरे की सूचना देता है। वे खिड़कियों के पर्दे गिरा देते हैं और अंदर दुबक जाते हैं, ताकि बाहर की उस भारी खामोशी का सामना न करना पड़े। रात के 11 बज रहे थे। अचानक आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल लिया, जैसे किसी ने पूरे गांव को एक भारी चादर से ढक दिया हो। हवा में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे सांस लेना भी दूभर हो रहा हो। पेड़ों की पत्तियां हिलना बंद हो गईं, सब कुछ जम सा गया। कुदरत ने अपनी गति रोक दी थी, मानो किसी बड़ी अनहोनी की आहट को भांप लिया हो। गांव की कच्ची सड़कों पर धूल के कण हवा में स्थिर हो गए। पालतू कुत्ते अपने बाड़ों में दुबक गए और लगातार दबी आवाज में गुर्राने लगे। यह वही रात थी जिसने देवपुर का इतिहास बदल दिया। हवा में नमी का स्तर अचानक बढ़ गया, जिससे कपड़ों पर सीलन महसूस होने लगी। दूर कहीं बादलों के टकराने की गड़गड़ाहट सुनाई दी, लेकिन बिजली नहीं चमकी। हर कोई अपने घर के भीतर था, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। लोग अपनी खिड़कियों के पास जाकर बाहर झांकने लगे, लेकिन बाहर सिर्फ गहरा अंधेरा था। एक भारीपन था जो छाती पर पत्थर की तरह महसूस हो रहा था। पशु पक्षियों का शोर पूरी तरह शांत हो गया। यह सन्नाटा सामान्य नहीं था, यह एक चेतावनी थी। गांव के बुजुर्गों ने अपने दरवाजों की कुंडी दोबारा जांची। किसी को नहीं पता था कि अगली सुबह क्या होने वाला है, लेकिन हवा में तैरती वह अनिश्चितता हर किसी के माथे पर पसीने की बूंदें ला रही थी। गांव के सबसे किनारे पर वह भूली बिसरी पुरानी हवेली खड़ी है। मध्यम चांदनी में उसका आकार किसी जंगली दरिंदे जैसा डरावना लग रहा है। दीवारों का चूना झड़ चुका है और नीचे की ईंटें जख्मों की तरह दिखाई दे रही हैं। भारी लकड़ी का दरवाजा आधा खुला है और हवा में चरमराने की आवाज गूंज रही है। खिड़कियों के टूटे हुए शीशे हवा में हिल रहे हैं, जैसे किसी के आने की आहट हो। हर कुछ सेकंड में ऊपर से एक भारी आवाज आती है, जैसे कोई भारी चीज घसीटी जा रही हो। हवेली के चारों ओर की घास हवा में पागलों की तरह झूम रही है। ऐसा लगता है जैसे यह घर खुद सांस ले रहा है और हर कोई इसे देखने से डरता है। तभी गांव की मुख्य सड़क पर एक गाड़ी रुकी। राहुल बाहर निकला। उसने अपने कंधे से कैमरा बैग उतारा और जिप खोलकर लेंस की जांच की। उसकी उंगलियां अभ्यस्त थीं। उसने तुरंत फ्लैश और बैटरी की स्थिति देखी। राहुल शहर का जाना माना पत्रकार था, जो उन कहानियों को खुद निकालने के लिए जाना जाता था, जिन्हें लोग सालों पहले मिट्टी के नीचे दबा चुके थे। उसने अपनी नोटबुक निकाली, पन्ना पलटा और उस हवेली की ओर इशारा करते हुए एक नोट लिखा। उसके जूतों की आवाज सूखी मिट्टी पर गूंज रही थी। उसने आसपास के घरों की ओर देखा, जहां खिड़कियां मजबूती से बंद थीं। राहुल ने एक गहरी सांस ली और अपनी टॉर्च की रोशनी को हवेली की दिशा में घुमाया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरी एकाग्रता थी। वह उन लोगों में से नहीं था जो सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते थे। उसने अपने बैग से एक छोटा रिकॉर्डर निकाला और उसे ऑन किया। उसकी आंखों में एक चमक थी,
जैसे वह किसी शिकार का पीछा कर रहा हो। उसने गांव की संकरी गलियों को पार करना शुरू किया। उसके कदम दृढ़ थे और वह हर उस निशान को देख रहा था जिसे बाकी लोग अनदेखा कर देते थे। राहुल गांव के चौक पर पहुंचा, जहां कुछ बुजुर्ग अपनी चारपाइयों पर बैठे थे। उसने अपना कैमरा नीचे रखा और उनके पास जाकर उस हवेली की ओर इशारा किया। जैसे ही उसने उस घर का नाम लिया, बुजुर्गों के हाथों की कंपन बढ़ गई। एक वृद्ध व्यक्ति ने अपनी हुक्का वहीं छोड़ दिया और अपनी नजरें नीचे झुका ली। वे राहुल की ओर देखने से बच रहे थे, जैसे उस हवेली का नाम लेना भी किसी अनहोनी को न्योता देना हो। राहुल ने फिर से पूछा। उसका स्वर शांत था, लेकिन सवाल सीधा था। एक बुजुर्ग ने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और राहुल के कंधे पर रखा। उनकी उंगलियां पसीने से भीगी हुई थीं। उन्होंने राहुल की आंखों में सीधे देखने की कोशिश की, लेकिन उनकी अपनी पुतलियां डर से फैल गई थीं। उन्होंने अपना सिर धीरे से ना में हिलाया और अपनी चादर को कसकर पकड़ लिया। आसपास का वातावरण अचानक भारी हो गया। गांव के अन्य लोग जो वहां से गुजर रहे थे, वे भी रुक गए और उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। राहुल ने उनकी घबराहट को गौर से देखा। उसने अपनी नोटबुक में कुछ लिखा और एक बार फिर हवेली की ओर अपनी टॉर्च घुमाई। उसने उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और अपनी जेब से पेन निकालकर नोटबुक बंद कर दी। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और हवेली की ओर जाने वाली पगडंडी की तरफ कदम बढ़ा दिए। बुजुर्गों में से एक, जिसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, अचानक खड़ा हो गया। उसने राहुल का रास्ता रोकने के लिए अपना लाठी जमीन पर जोर से पटकी। लकड़ी के जमीन से टकराने की गूंज सन्नाटे को चीर गई। उसने राहुल के करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, उस घर की दहलीज पार करना सीधे मौत को दावत देने के बराबर है। उसकी आवाज में एक अजीब सी भारीपन थी। उसने राहुल के हाथ से नोटबुक छीनने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। बुजुर्ग ने अपनी कांपती उंगलियों से हवेली की ओर इशारा किया, जहां से अब कोई पक्षी भी उड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उन्होंने राहुल की कलाई को कसकर पकड़ लिया। उनकी पकड़ में एक अनपेक्षित ताकत थी। वहां जो है, वह किसी इंसान का इंतजार नहीं करता, वह सिर्फ अंत का इंतजार करता है। उन्होंने चेतावनी दी। राहुल ने अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन बुजुर्ग फिर से उसके सामने आ गए। उन्होंने अपनी चादर के पल्लू से राहुल का रास्ता रोकने की कोशिश की, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी कर रहे हों। उन्होंने राहुल की आंखों में झांकते हुए कहा कि उस घर की दहलीज पार करना मतलब अपनी सांसों की डोर खुद काट लेना है। गांव के बाकी बुजुर्गों ने भी अपनी आंखें मूंद ली। राहुल ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी उस हवेली पर टिकी थीं। बुजुर्गों की चेतावनी हवा में तैर रही थी, लेकिन राहुल ने उसे एक तरफ हटा दिया। बुजुर्गों की चेतावनी राहुल के कानों से टकराकर हवा में विलीन हो गई। उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसके बटन को जोर से दबाया। रोशनी की एक तेज धार अंधेरे को चीरते हुए सामने की ओर फैल गई। उसने टॉर्च को अपनी मुट्ठी में मजबूती से जकड़ लिया। उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। राहुल ने एक लंबी सांस ली और हवेली की ओर मुड़ गया। उसके जूते सूखी घास और पत्थरों पर रगड़ खा रहे थे, जो उस सन्नाटे में किसी भारी मशीन की तरह सुनाई दे रहे थे। वह अपनी गति को नियंत्रित कर रहा था। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जहां बुजुर्ग अभी भी उसे एक मरे हुए व्यक्ति की तरह देख रहे थे। राहुल ने अपने कंधे को सीधा किया और उस पगडंडी पर आगे बढ़ गया, जो सीधे हवेली के मुख्य द्वार की ओर जाती थी। टॉर्च की रोशनी हवेली की दीवारों पर नाच रही थी, जिससे पुरानी ईंटों का टेक्सचर और भी डरावना लग रहा था। उसने अपने दूसरे हाथ को अपनी कमर पर रखा और एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी, बस एक अजीब सी जिद थी जो उसे आगे खींच रही थी। वह हवेली के करीब पहुंचता गया, जहां की दीवारें अब और भी विशाल और भयावह लगने लगी थीं। उसने टॉर्च को ऊपर उठाया और हवेली के बंद दरवाजों पर रोशनी डाली। उसने एक और कदम बढ़ाया और अब वह उस दहलीज के बिल्कुल करीब था। पगडंडी पर राहुल के जूतों की आवाज अब धीमी पड़ गई थी।
अचानक हवा ने अपना रुख बदला। सूखी झाड़ियों के बीच से गुजरती हवा का शोर किसी फुसफुसाहट में बदल गया। राहुल के कान के पास हवा का एक झोंका टकराया, जैसे कोई अदृश्य स्वर उसे वापस जाने का संकेत दे रहा हो। उसने अपना सिर झटका, लेकिन वह फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसने अपने कदम तेज किए, लेकिन हवा की आवाज और भी स्पष्ट हो गई। ऐसा लगा जैसे वह हवा उसके नाम को पुकार रही हो। राहुल ने अपने कान पर हाथ रखा, लेकिन वह आवाज उसके भीतर तक गूंज रही थी। उसने रुककर चारों ओर टॉर्च घुमाई। रोशनी के दायरे में सिर्फ धूल के कण नाच रहे थे। उसने फिर से चलना शुरू किया, लेकिन अब उसके पैरों में एक भारीपन महसूस हो रहा था, मानो जमीन उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। हवा अब उसके चेहरे पर थपेड़ों की तरह लग रही थी। उसने अपनी जैकेट के कॉलर को ऊपर किया। वह उस सुनसान रास्ते के आखिरी छोर तक पहुंच गया था, जहां से हवेली की विशाल परछाई उसके ऊपर मंडराने लगी थी। हवेली के ठीक सामने पहुंचते ही राहुल के कदम जमीन में धंस गए। उसने अपनी टॉर्च को नीचे की ओर झुकाया। रोशनी का दायरा हवेली की चौखट पर जाकर ठहर गया। एक पल के लिए राहुल के सीने में धड़कन पूरी तरह से थम गई। उसके फेफड़ों ने हवा लेना बंद कर दिया और सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि उसे अपने कानों में खून के दौड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने अपनी मुट्ठी को और अधिक कस लिया। टॉर्च की पकड़ से उसकी हथेली में पसीना आ गया था। सामने विशाल लकड़ी का दरवाजा था, जो अपनी जगह से थोड़ा खिसका हुआ था। वह पूरी तरह बंद नहीं था, बल्कि आधा खुला था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे राहुल के आने से ठीक पहले खोलकर हट गया हो। राहुल की पलकें एक पल के लिए भी नहीं झपकी। दरवाजे की दरार से अंदर का घना अंधेरा झांक रहा था, जो टॉर्च की रोशनी को भी निगल रहा था। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसके जूतों की रगड़ पत्थर के फर्श पर किसी चेतावनी की तरह गूंजी। वह दरवाजा इतना भारी और पुराना था कि उसकी लकड़ी पर बनी नक्काशी रोशनी में उभरी हुई दिख रही थी। राहुल ने अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया, लेकिन उसे छूने की हिम्मत नहीं जुटा सका। वह बस उस खुले हुए दरवाजे को देखता रहा, जहां से सन्नाटा किसी भारी वस्तु की तरह बाहर की ओर बह रहा था। राहुल ने अपना दाहिना पैर दहलीज के अंदर रखा। लकड़ी के फर्श पर उसके जूते का स्पर्श होते ही एक दबी हुई चरमराहट पूरे हॉल में गूंज उठी। जैसे ही उसने अपना दूसरा कदम अंदर बढ़ाया, एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका अचानक उसके शरीर से टकराया। यह हवा बाहर की रात की हवा से बिल्कुल अलग थी। इसमें एक अजीब सी नमी और सड़ांध घुली हुई थी। राहुल के शरीर के रोम छिद्र एक पल में खड़े हो गए और उसकी मांसपेशियां ठंड के कारण अकड़ गईं। उसने अपने कंधे सिकोड़ लिए, मानो कोई अदृश्य बर्फ की परत उसके चारों ओर जम रही हो। उसके चेहरे पर हवा का दबाव इतना अधिक था कि उसे सांस लेने में भी कठिनाई महसूस होने लगी। वह एक पल के लिए वहीं जम गया, अपनी टॉर्च की रोशनी को कमरे के कोनों में घुमाते हुए। रोशनी की पतली किरण उस ठंडी हवा में तैरते धूल के कणों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। राहुल ने अपने होंठों को कसकर दबा लिया। उसके दांत ठंड से किटकिटाने लगे थे। उसने अपना हाथ हवा में लहराया, जैसे वह उस बर्फीले दबाव को हटाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वह हवा और भी अधिक सघन हो गई। उसके पैरों के नीचे की लकड़ी की फर्श अब और भी ठंडी महसूस हो रही थी। उसने एक गहरी सांस ली, जो उसके फेफड़ों में बर्फ की तरह चुभी। राहुल अब हवेली के भीतर पूरी तरह प्रवेश कर चुका था और पीछे का दरवाजा उसके पीछे धीरे से हिलने लगा। राहुल ने टॉर्च को एक बड़े छाप में घुमाया। रोशनी का घेरा दीवारों पर जमी धूल की मोटी परतों से टकराकर वापस लौट आया। उसने अपनी गर्दन को थोड़ा झुकाया, कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन हवेली के भीतर का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज किसी बाहरी शोर की तरह सुनाई दे रही थी। उसने अपना गला साफ किया। उसकी आवाज का कंपन उसके सीने में महसूस हुआ। राहुल ने ऊंचे स्वर में पुकारा, कोई है? उसकी आवाज हवेली की ऊंची छतों से टकराई और कई बार गूंजती हुई वापस आई।
जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे वापस धकेल रही हो। आवाज के थमते ही सन्नाटा पहले से कहीं अधिक भारी हो गया। राहुल ने स्थिर खड़े होकर इंतजार किया। उसकी आंखें अंधेरे के उन कोनों को घूर रही थीं जहां रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। जवाब में कोई आहट नहीं हुई, कोई हलचल नहीं दिखी। सन्नाटे के बीच केवल धूल के बारीक कण हवा में तैरते हुए दिखाई दिए, जो टॉर्च की रोशनी में किसी प्राचीन अवशेष की तरह चमक रहे थे। राहुल ने एक कदम और आगे बढ़ाया। फर्श की लकड़ी उसके वजन से चरमराई, लेकिन उस आवाज के खत्म होते ही फिर से वही धूल भरी खामोशी छा गई। उसने अपना हाथ कान के पास रखा। राहुल अभी भी उसी जगह खड़ा था। उसकी उंगलियां टॉर्च की पकड़ पर कस गई थीं। अचानक हवेली की ऊपरी मंजिल के सन्नाटे को एक भारी आवाज ने चीर दिया। धप। यह लकड़ी के फर्श पर किसी भारी वस्तु के गिरने जैसी आवाज थी। राहुल की गर्दन एक झटके से ऊपर की ओर मुड़ गई। धप। दूसरी बार की आवाज पहले से अधिक स्पष्ट और भारी थी। छत की कड़ियों के बीच से बारीक धूल के कण नीचे गिरने लगे, जो टॉर्च की रोशनी में साफ दिखाई दे रहे थे। राहुल ने अपनी सांस रोक ली। उसका सीना स्थिर हो गया। धप। तीसरी बार की आवाज ने हवेली के ढांचे को हिला दिया। यह किसी इंसान के चलने की लयबद्ध आहट थी, जो सीधे छत के उस हिस्से से आ रही थी जहां अंधेरा सबसे गहरा था। राहुल के पैरों के नीचे की जमीन जैसे कांपने लगी। वह आवाज अब रुक रुक कर नहीं, बल्कि एक निश्चित गति से आगे बढ़ रही थी। लकड़ी के फट्टे नीचे की ओर दब रहे थे, जिससे एक धीमी और करारी चरमराहट पैदा हो रही थी। राहुल ने टॉर्च को ऊपर की ओर घुमाया, लेकिन रोशनी केवल छत के पुराने शहतीरों और लटकते हुए जालों तक ही पहुंच पाई। उसके कान पूरी तरह से उस दिशा में केंद्रित थे। धप धप धप। कदमों की आवाज अब सीढ़ियों के मुहाने की तरफ बढ़ रही थी। राहुल के माथे पर पसीने की एक बूंद उभरी और उसकी आंख के पास से होकर नीचे गिर गई। राहुल का सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी धड़कनें अब उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थीं। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा, मानो वह अपनी धड़कन को जबरदस्ती थामना चाहता हो। उसके घुटनों में एक हल्की सी कंपकंपी थी, जो फर्श की लकड़ी पर उसके जूतों की रगड़ से साफ महसूस की जा सकती थी। डर उसे पीछे हटने का संकेत दे रहा था। उसकी मांसपेशियां दरवाजे की ओर मुड़ने के लिए तैयार थीं, लेकिन तभी उसकी उंगलियों ने टॉर्च को और मजबूती से जकड़ लिया। जिज्ञासा का एक तीव्र आवेग उसके मस्तिष्क में दौड़ गया। उसने अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया और अपनी नजरें उन सीढ़ियों पर टिका दी, जो अंधेरे में ऊपर की ओर जा रही थीं। वह जानता था कि यह तर्कसंगत नहीं है, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद उस दिशा में मुड़ गए। उसने एक गहरा सांस लिया, जो उसकी छाती में किसी ठंडी सुई की तरह चुभा। उसने अपना पहला कदम उठाया। लकड़ी का फर्श उसके वजन के नीचे दबकर एक तीखी आवाज के साथ चरमराया। उसने रुककर अंधेरे की ओर देखा, फिर एक और कदम आगे बढ़ाया। राहुल ने सीढ़ियों पर अपना वजन डाला। लकड़ी का पुराना तख्ता एक तीखी चरमराहट के साथ नीचे की ओर झुक गया, जैसे वह उसका भार सहने में असमर्थ हो। उसने अपना संतुलन बनाए रखने के लिए रेलिंग को छुआ, लेकिन वह इतनी जर्जर थी कि उसके हाथ के दबाव से ही लकड़ी का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिर गया। धप। वह टुकड़ा अंधेरे में कहीं खो गया। राहुल ने अपनी सांसें थाम ली और एक पल के लिए रुक गया। हवेली की हवा में नमी और पुरानी लकड़ी की सड़ी हुई गंध घुली हुई थी। उसने टॉर्च की रोशनी को ऊपर की ओर घुमाया। सीढ़ियां टेढ़ी मेढ़ी थीं और धूल की एक मोटी परत उन पर जमी हुई थी, जिस पर राहुल के जूतों के निशान साफ उभर रहे थे। हर कदम के साथ सीढ़ियों का चरमराना पूरी हवेली में गूंज रहा था, जैसे कोई उसे ऊपर आने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता रहा। बीच की सीढ़ी पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे फर्श का एक हिस्सा उसके पैरों के नीचे से खिसक रहा है। उसने तुरंत अपना पैर पीछे खींचा और दीवार का सहारा लिया। दीवार छूते ही उसे महसूस हुआ कि वहां की ईंटें ठंडी और नम थीं।
उसने अपनी टॉर्च को फिर से ऊपर की ओर केंद्रित किया। अब वह सीढ़ियों के आखिरी मोड़ पर था। ऊपर की मंजिल का अंधेरा अब और भी घना और भारी महसूस हो रहा था। उसने अपना दाहिना पैर ऊपर के प्लेटफॉर्म पर रखा। लकड़ी फिर से चरमराई, लेकिन इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा गहरी और लंबी थी। मंजिल पर पहुंचते ही राहुल रुक गया। उसके सामने एक लंबा गलियारा था, जिसकी छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। उसने टॉर्च की रोशनी को आगे बढ़ाया, लेकिन रोशनी धूल के कणों से टकराकर वापस लौट आई। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक धीमी, दबी हुई सिसकी सुनाई दी। राहुल ने अपने कान दीवार की तरफ झुकाए। वह आवाज किसी इंसान के गले से निकल रही थी, जो दर्द और घुटन से भरी थी। सिसकियों की लय अनियमित थी, कभी तेज तो कभी बिल्कुल शांत। राहुल ने अपने जूतों को फर्श पर घसीटना बंद कर दिया, ताकि वह उस आवाज को बेहतर तरीके से सुन सके। आवाज गलियारे के अंत से आ रही थी, जहां अंधेरा सबसे घना था। जैसे जैसे वह एक एक कदम आगे बढ़ा, रोने की आवाज और स्पष्ट होती गई। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने हाथ की टॉर्च को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। वह आवाज अब इतनी करीब थी कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ खाली अंधेरा था। जब वह फिर से आगे की ओर मुड़ा, तो सिसकियों के साथ साथ एक भारी सांस लेने की आवाज भी सुनाई दी। राहुल का गला सूख गया था। उसने घूंट भरी और अपने कदम आगे बढ़ाए। वह अब उस बिंदु पर था जहां सिसकियां और उसकी अपनी धड़कनें एक साथ मिल गई थीं। राहुल अब गलियारे के उस अंतिम छोर पर था, जहां सिसकियों का शोर सबसे तीव्र था। उसके सामने एक भारी लकड़ी का दरवाजा था, जो पूरी तरह बंद था। अचानक उसकी नजर दरवाजे के निचले हिस्से पर पड़ी। फर्श और दरवाजे के बीच की दरार से एक अजीब सी नीली रोशनी बाहर रिस रही थी। वह रोशनी सामान्य नहीं थी। उसमें एक ठंडी चमक थी, जो गलियारे की धूल को भी नीले रंग में रंग रही थी। राहुल ने अपनी टॉर्च बंद कर दी। अब उस कमरे के भीतर से आती नीली चमक ही एकमात्र प्रकाश का स्रोत थी। वह रोशनी स्थिर नहीं थी, वह हल्की हल्की धड़क रही थी। राहुल ने अपना एक कदम और आगे बढ़ाया। रोशनी का रंग अब और गहरा हो गया था। उसने उसके जूतों के अगले हिस्से को भी नीले रंग में नहला दिया था। उस रोशनी में एक चुंबकीय खिंचाव था। राहुल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेलियों पर नीली रोशनी की एक ठंडी परत जम गई थी। वह अब उस बंद कमरे के बिल्कुल सामने खड़ा था। अंदर से आती सिसकियां अब उस नीली रोशनी की लय के साथ मिल गई थीं। राहुल ने जमीन पर घुटने टिका दिए, ताकि वह उस दरार से अंदर देख सके, लेकिन उसे सिर्फ नीले धुएं जैसा कुछ नजर आया। राहुल धीरे धीरे जमीन से उठा। उसके घुटनों पर जमी धूल फर्श पर गिर गई, जिसकी आवाज सन्नाटे में किसी पत्थर के गिरने जैसी लगी। नीली रोशनी अब उसके चेहरे पर एक ठंडी परछाई की तरह तैर रही थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों को ऊपर उठाया। उसकी उंगलियां हवा में थरथरा रही थीं, जैसे वे किसी अदृश्य बाधा से टकरा रही हों। सामने वह भारी लकड़ी का हैंडल था, जो जंग खाकर काला पड़ चुका था। राहुल ने एक गहरी सांस ली, लेकिन हवा उसके फेफड़ों तक पहुंचते ही जम गई। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों के पोरों ने जैसे ही ठंडी धातु को छुआ, एक तेज सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी से होती हुई पूरे शरीर में दौड़ गई। वह झटका इतना तीव्र था कि राहुल के कंधे एक पल के लिए अकड़ गए। हैंडल की सतह बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन उसके स्पर्श से एक अजीब सी कंपन पैदा हो रही थी। राहुल की पकड़ ढीली थी, लेकिन उसका हाथ हैंडल से चिपका हुआ सा महसूस हो रहा था। उसके हाथ की नसें उभर आई थीं और उंगलियां अनियंत्रित रूप से कांप रही थीं। वह हैंडल को घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ में कोई बल नहीं था। वह अब उस दरवाजे के साथ एक अटूट कड़ी बन चुका था। राहुल ने अपनी पूरी ताकत बटोरी। उसकी उंगलियों ने ठंडी धातु पर दबाव डाला और एक धीमी, कराहती हुई आवाज के साथ हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। जंग लगी कब्जों से एक तीखी चीख सी निकली।
जो पूरे गलियारे में गूंज गई। दरवाजा इंच दर इंच पीछे हटने लगा। जैसे ही लकड़ी का पल्ला खुला, कमरे के अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका सीधे राहुल के चेहरे से टकराया। उस हवा में पुरानी सड़ी हुई लकड़ी और नमी की गंध थी। राहुल ने अपनी सांसें रोक ली। दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था। कमरे के अंदर का दृश्य धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने स्पष्ट होने लगा। फर्श पर बिखरी हुई धूल हवा के दबाव से उड़ने लगी। कमरे के कोनों में अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी उसे भेद नहीं पा रही थी। बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर कुछ टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। मेज के ठीक ऊपर छत से एक जंजीर लटक रही थी, जो बिना किसी हवा के धीरे धीरे हिल रही थी। कमरे की दीवारों पर अजीब सी खरोंचें थीं, मानो किसी ने नाखूनों से वहां कुछ लिखने की कोशिश की हो। राहुल ने एक कदम अंदर रखा। फर्श की लकड़ी उसके वजन से चरमरा उठी। कमरे के भीतर का तापमान और गिर गया था, जिससे उसकी हर सांस हवा में भाप बनकर तैरने लगी थी। तभी कमरे के दूसरे कोने से एक धीमी आहट सुनाई दी। राहुल की नजरें कमरे के उस कोने पर जाकर टिक गईं, जहां से आहट आई थी। वहां का अंधेरा बाकी कमरे से कहीं ज्यादा घना और भारी था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई। प्रकाश की किरणें हवा में तैरते धूल के कणों को चीरती हुई आगे बढ़ीं। धीरे धीरे रोशनी के घेरे में एक आकृति उभरने लगी। वह कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, एक लड़की। उसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था, जो समय की मार से जगह जगह से पीला पड़ चुका था। वह पूरी तरह स्थिर थी, जैसे पत्थर की कोई मूर्ति हो। उसके लंबे काले बाल उसके पूरे चेहरे पर इस तरह फैले हुए थे कि उसका चेहरा पूरी तरह ओझल था। बाल इतने घने थे कि वे उसकी गर्दन और कंधों को भी ढके हुए थे। राहुल ने एक कदम और आगे बढ़ाया, लेकिन उसके पैर फर्श पर जम गए। लड़की के शरीर से कोई हलचल नहीं हो रही थी। राहुल ने अपनी टॉर्च को थोड़ा और करीब किया। रोशनी की तीखी किरणें उन बालों की लटों पर पड़ीं। राहुल का गला सूख गया था। वह बस खड़ी थी, एक ऐसी चुप्पी के साथ जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी थी। वह एक स्थिर सफेद धब्बा थी। राहुल की उंगलियां टॉर्च को कसकर पकड़े हुए थीं। उसकी पोरें सफेद पड़ चुकी थीं। उसने एक और कदम बढ़ाया। फर्श की पुरानी लकड़ियां उसके नीचे कराह उठीं। उस लड़की की पीठ उसकी ओर थी। अचानक एक ठंडी सिहरन राहुल की रीढ़ से होकर गुजरी। लड़की का शरीर एक झटके के साथ नहीं, बल्कि किसी यंत्र की तरह धीरे धीरे घूमने लगा। उसके कंधे पहले मुड़े, फिर उसकी कमर, और अंत में उसका पूरा धज्ज राहुल की दिशा में आ गया। राहुल के हाथ से टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। जैसे ही वह पूरी तरह घूमी, उसके चेहरे को ढके हुए बाल एक तरफ सरक गए। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां कोई नाक, कोई होंठ या कोई त्वचा नहीं थी। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां केवल एक अनंत, गहरा और निगल लेने वाला अंधेरा था। वह अंधेरा टॉर्च की रोशनी को सोख रहा था, जैसे कोई काला गड्ढा हो। राहुल का सांस लेना बंद हो गया। उसके फेफड़े हवा के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह जम चुका था। उस खालीपन में कोई पुतली नहीं थी, कोई भाव नहीं था, बस एक शून्य था जो उसे घूर रहा था। कमरे की नीली रोशनी उस अंधेरे चेहरे के किनारों पर आकर दम तोड़ रही थी। राहुल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर फर्श से चिपक गए थे। उस शून्य से एक भारी ठंडी ऊर्जा कमरे में फैलने लगी, जिसने राहुल की धमनियों में बहते रक्त को जैसे जमा दिया हो। कमरे का तापमान शून्य के करीब पहुंच गया। उस लड़की के चेहरे के उस अथाह अंधेरे से एक आवाज उभरी। वह आवाज किसी जीवित प्राणी की नहीं थी, बल्कि जैसे सदियों पुरानी किसी कब्र के भीतर से निकल रही हो। वह भारी थी, घिसी हुई थी, और उसमें एक अजीब सी गूंज थी, तुम वापस क्यों आए? वह शब्द हवा में नहीं, सीधे राहुल के कानों के भीतर गूंजे। राहुल का पूरा शरीर पत्थर की तरह जम चुका था। उसकी मांसपेशियां तन गईं, लेकिन
वह हिलने में असमर्थ था। उसकी उंगलियां टॉर्च के हैंडल पर इस कदर गह गईं कि उसकी हथेली में दर्द की लहर दौड़ गई। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके गले की नसें जैसे किसी ने बाहर से पकड़ ली हों। वह आवाज दोबारा गूंजी, इस बार और भी करीब, तुम वापस क्यों आए? राहुल की आंखें उस अंधेरे चेहरे पर टिकी थीं, जो अब उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसके पैर फर्श की दरारों में जैसे जह जमा चुके थे। वह न तो पीछे हट पा रहा था, न ही अपनी नजरें हटा पा रहा था। कमरे की नीली रोशनी उस आवाज के कंपन से कांपने लगी। राहुल का अस्तित्व अब केवल उस एक सवाल के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया था। वह पूरी तरह से स्तब्ध था। राहुल की जड़ता एक झटके के साथ टूटी। उसने अपनी पूरी ताकत पैरों में झोंकी और पीछे की ओर पलटा। उसके जूते फर्श पर घिसटे। एक तीखी आवाज सन्नाटे को चीर गई। वह दरवाजे की ओर लपका। उसकी सांसें तेज और अनियमित थीं। जैसे ही उसने दहलीज पार करने के लिए हाथ बढ़ाया, कमरे के भीतर का वातावरण अचानक बदल गया। हवा में एक भारी दबाव महसूस हुआ। राहुल की उंगलियां अभी दरवाजे के चौखट को छू ही रही थीं कि एक जोरदार धमाका हुआ। भारी लकजी का दरवाजा, जो अब तक आधा खुला था, किसी अदृश्य शक्ति के झटके से पूरी तेजी के साथ बंद हो गया। धमाम। राहुल ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिला। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, कंधे से दरवाजा ठोकने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी पत्थर की तरह स्थिर थी। बाहर निकलने का हर रास्ता बंद हो चुका था। राहुल की पीठ दरवाजे से सटी थी और उसके सामने वही नीली रोशनी अब और भी मध्यम पड़ने लगी थी। वह अब उस कमरे का हिस्सा बन चुका था। राहुल की उंगलियां दरवाजे के खुरदरे लकड़ी के रेशों पर फिसलने लगीं। उसकी हथेलियों से निकला पसीना उसे पकड़ने में बाधा डाल रहा था। वह जोर जोर से हाँफ रहा था। उसकी सांसें कमरे की ठंडी हवा में भाप बनकर उड़ रही थीं। अचानक उसके दाहिने हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई। टॉर्च, जो अब तक उसकी एकमात्र सहारा थी, उसकी पकड़ से फिसल गई। वह फर्श पर गिरी और एक बार जोर से टकराकर लुढ़क गई। धातु का वह छोटा सा टुक्का फर्श पर रगह खाते हुए दूर जा गिरा। टॉर्च का लेंस फर्श की दरार में फंस गया और उसकी रोशनी एक झटके के साथ बुझ गई। कमरे में पल भर के लिए एक तीखी नीली चमक उभरी और फिर सब कुछ गायब हो गया। अब वहां केवल घना स्याह अंधेरा था। राहुल ने अपने हाथ हवा में फैलाए, लेकिन उसे सिर्फ खालीपन महसूस हुआ। अंधेरे की गहराई इतनी थी कि उसे अपनी ही उंगलियां दिखाई नहीं दे रही थीं। उसने फर्श पर रेंगने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ केवल ठंडी और धूल भरी जमीन से टकराए। कमरे का सन्नाटा अब भारी हो गया था, जैसे अंधेरा खुद किसी वजन के साथ उसे दबा रहा हो। वह पूरी तरह से उस कमरे के भीतर कैद हो चुका था। अंधेरे के उस अथाह सागर में राहुल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी पसलियों के भीतर दिल की धमक किसी हथौड़े की तरह गूंज रही थी। उसने अपनी सांसों को रोकने की कोशिश की, लेकिन फेफड़ों में हवा की कमी उसे बेचैन कर रही थी। तभी सन्नाटे के बीच एक धीमी सरसराहट सुनाई दी। यह किसी कपड़े के फर्श पर रगड़ने की आवाज थी। राहुल ने अपने पैर पीछे खींचे, लेकिन उसकी पीठ फिर से उस ठंडी दीवार से जा टकराई। उसके ठीक सामने कुछ इंच की दूरी पर एक ठंडी और भारी सांस महसूस हुई। वह सांस किसी इंसान की नहीं थी। उसमें सड़ी हुई मिट्टी और पुरानी नमी की गंध थी। राहुल ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन उसकी उंगलियां किसी ठोस चीज से नहीं, बल्कि एक बर्फीली रिक्तता से टकराईं। अचानक उसके कान के पास एक फुसफुसाहट उभरी, जो किसी ठंडी सुई की तरह चुभी। राहुल का गला सूख गया। उसकी आवाज गले में ही फंस गई। उसने अपने पूरे अस्तित्व को समेटकर एक आखिरी प्रयास में अपना मुंह खोला। सन्नाटे को चीरती हुई राहुल की एक दर्दनाक और भयावह चीख कमरे की दीवारों से टकराकर वापस लौटी। वह चीख इतनी तीव्र थी कि लगा जैसे हवेली की नींव तक हिल गई हो। फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। एक ऐसी खामोशी जिसमें राहुल का कोई नामो निशान नहीं बचा था। सूरज की पहली किरण ने
देवपुर की पहाड़ियों को छुआ, लेकिन हवेली की ओर जाने वाली पगडंडी पर अभी भी धुंध का पहरा था। गांव के 4 बुजुर्ग हाथों में लाठियां लिए धीरे धीरे उस हवेली की ओर बढ़े। उनके कदम भारी थे और सांसें अटकी हुई थीं। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि मुख्य द्वार का भारी लकड़ी का पल्ला हवा के झोंकों के साथ धीरे धीरे हिल रहा था। कल रात तक जो दरवाजा पूरी तरह बंद था, वह अब आधा खुला हुआ था। एक बुजुर्ग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उनकी उंगलियां कांपने लगी। उन्होंने लाठी से दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। लकड़ी के कब्जों से एक तीखी और कर्कश आवाज निकली, जो सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक गई। दरवाजे के पीछे का अंधेरा अब और भी गहरा लग रहा था। किसी ने भी अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। उनकी नजरें उस चौखट पर टिकी थीं, जहां से राहुल कल रात अंदर गया था। हवेली के भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न ही कोई हलचल। बस एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी, जो किसी पुरानी और बंद जगह की नमी जैसी थी। गांव वाले एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में डर और अनिश्चितता का भाव साफ झलक रहा था। बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और फिर भारी कदमों से हवेली के भीतर कदम रखा। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं, जिनकी रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। उन्होंने सबसे पहले उस मुख्य हॉल की जांच की, जहां धूल की मोटी परत जमी हुई थी। फर्श पर कहीं भी किसी के चलने के निशान नहीं थे। उन्होंने राहुल का नाम पुकारा, लेकिन उनकी आवाज ऊंची छतों से टकराकर वापस आ गई। कोई जवाब नहीं मिला। वे सीढ़ियों की ओर बढ़े। लकड़ी की सीढ़ियां उनके वजन से चरमरा उठीं। ऊपर के हर कमरे का दरवाजा उन्होंने एक एक करके खोला। कमरों में पुरानी टूटी हुई कुर्सियां और मकड़ी के जाले थे, लेकिन राहुल का वहां कोई नामो निशान नहीं था। न तो उसका कैमरा मिला, न ही उसकी टॉर्च। सब कुछ वैसा ही था जैसे सालों से बंद पड़ा हो। उन्होंने उस कमरे को भी तलाशी ली जहां राहुल आखिरी बार गया था। वहां की हवा में कोई हलचल नहीं थी, बस एक अजीब सी ठंडी शांति पसरी हुई थी। राहुल वहां था ही नहीं, मानो वह कभी इस हवेली में आया ही न हो। गांव वालों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर पसीना था और दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। राहुल का गायब होना एक डरावनी सच्चाई की तरह उनके सामने था। तभी एक बुजुर्ग की नजर कमरे की दाहिनी दीवार पर पड़ी। मशाल की रोशनी वहां स्थिर हो गई। दीवार के उस हिस्से पर जहां पहले सिर्फ पपड़ी जमी हुई थी, अब ताजे खून के गहरे निशान थे। उन्होंने अपनी मशाल करीब की। लाल रंग की बूंदें अभी भी नीचे की ओर रिस रही थीं। उन निशानों को जोड़कर एक वाक्य साफ पढ़ा जा सकता था, अगली बारी तुम्हारी है। बुजुर्ग के हाथ से मशाल छूटकर फर्श पर गिर गई, जिससे चिंगारियां उछलने लगीं। वे सब एक कदम पीछे हटे। उनके गले से कोई चीख नहीं निकली, बस सांसें तेजी से चलने लगीं। दीवार पर लिखा वह संदेश जैसे उनकी ओर ही इशारा कर रहा था। उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा, बस अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों की ओर भागे। उनके जूतों की आवाज लकड़ी के फर्श पर गूंजती रही। वे हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकले और बिना पीछे मुझे गांव की ओर दौड़ पड़े। पीछे छूट गई हवेली अब और भी शांत थी। सूरज ढलते ही देवपुर की गलियां वीरान हो जाती हैं। अब कोई भी उस रास्ते पर नहीं जाता जो हवेली की ओर मुड़ता है। गांव के लोग अब अपने घरों के दरवाजे जल्दी बंद कर लेते हैं और खिड़कियों के पर्दे कसकर खींच देते हैं। जब भी उन्हें उस हवेली के पास से गुजरना पड़ता है, वे अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। वे जानते हैं कि उस घर की खामोशी के पीछे क्या छिपा है। बूढ़े लोग बच्चों को वहां खेलने से मना करते हैं, और अगर गलती से भी कोई उस दिशा में देख ले तो वे उसे तुरंत खींचकर वापस ले आते हैं। हवेली की वह पुरानी लकड़ी की दहलीज अब और भी गहरी हो गई है। वहां की हवा में अब भी वही भारीपन है, वही ठंडी गूंज है। गांव वाले इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि वह घर कभी खाली नहीं होता। वह हवेली वहां खड़ी है, अपनी उन बंद खिड़कियों के पीछे किसी के आने का इंतजार करती हुई।
देवपुर के लोग अब उस घर के अस्तित्व को अपनी यादों से मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में वे जानते हैं कि वह घर जाग रहा है। वह हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसा अंतहीन सच बन गई है जो हर किसी को चेतावनी देता है कि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं, तो फिर कभी बंद नहीं होते।